ओके, तो आज का हम सेशन शुरू कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने जो अपने 5-7 सेशन किए थे, इसमें हम लोगों ने डीबीटी के अंदर जो 4 स्किल्स है उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, और जिसमें से हमने 2 स्किल्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में एग्जाम्पल सहित, एक्सरसाइज सहित हम सब लोगों ने उसको देखा है, पढ़ा है और रियल लाइफ में अप्लाई भी किया है। तो आज का जो हमारा सेशन होगा ये इमोशन, इसी डीबीटी स्किल वर्क बुक का जो थर्ड स्किल है इसके बारे में हम जानेंगे। थर्ड स्किल ये कहता है इमोशन रेगुलेशन स्किल। क्या होता है ना, लाइफ में हर मोमेंट हमारे पास थॉट्स होता है, थॉट्स के बेसिस पे इमोशंस क्रिएट होता है जो कि नेचुरल है। तो उस इमोशंस को कैसे रेगुलेट करें, क्योंकि इमोशंस को आप रोक नहीं सकते, आपके पास आएगा वो अराउजल उसका हर मोमेंट हो सकता है। बेसिस सिचुएशन आपके लाइफ में होगा, बेसिस आपका इमोशन भी क्रिएट होगा, इमोशंस भी आपके सामने आएगा, और उस बेसिस पे हमारा एक्शन भी होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक्शन लेने के पहले अपने इमोशन को रेगुलेट कर लें और अपने फेवर में कर लें, क्योंकि इमोशन या तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कोर्स और किसी भी सेशन को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा हैबिट है कि वो हर सिचुएशन में अगर वो निगेटिव हो जाता है, तब हमें ये जरूरत है कि हम उसको रेगुलेट करना सीखें, इस स्किल को अपने अंदर डेवलप करें। तो ये किताब बहुत अच्छे तरीके से समझाता है कि कैसे हम इस इमोशन को रेगुलेट कर सकते हैं। कई एक्सरसाइज इसके अंदर भी है। हम इसके बारे में अभी जानेंगे। आप सभी को मेरा पीपीटी दिख रहा है, वॉइस ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक है? ओके। जी ओके। तो व्हाट इज इमोशन? इमोशन के बारे में मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग इमोशंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। हम सबको पता है इमोशन एक्चुअली में क्या होता है, राइट? लेकिन जो किताब में जो जो साइंस क्या कहता है इमोशंस के बारे में, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन लोगों का क्या मानना है? उनके मुताबिक इमोशंस आर सिग्नल्स विद इन योर बॉडी दैट टेल यू व्हाट्स हैपनिंग। When something pleasurable is happening to you, you feel good, यानी कि पॉजिटिव इमोशंस है तो हमारे को अच्छा फीलिंग होता है। When something is distressing is happening to you, you feel bad, यानी निगेटिव है तो हमें बुरा फील होता है। So this is what is the emotion. In many ways, your emotions are like an instant news service that gives you constant updates about what you are doing and what you are experiencing. यानी कि जब हमारे माइंड में इमोशंस आते हैं तो वो एक तरीके से न्यूज सर्विस की तरह, जो डीबीटी किताब में लिखा है, इसको ये इन्होंने रेफरेंस दिया है न्यूज सर्विस की तरह है, जो कि कॉन्स्टेंटली आपके बॉडी में अपडेशंस भेजता रहता है। वो अपडेशन किस 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 फॉर्म में आता है? एक्सपीरियंस के फॉर्म में आता है। उसी को हम अनुभव कहते हैं। डीबीटी ने फर्दर इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है कि इमोशंस के 2 कैटेगरी हैं। फर्स्ट कहते हैं प्राइमरी इमोशंस। प्राइमरी इमोशंस मीन्स जैसे मुझे अचानक मान लेते हैं कि गुस्सा वाला इमोशन आ गया, तो वो मेरा प्राइमरी इमोशन है, रिलेटेड टू थॉट होता है। ये कुछ ऐसा सिचुएशन लाइफ का आ गया, उसमें हमारा मान लेते हैं कोई सिचुएशन आ गया और उस वजह से कुछ हमारा एक ट्रिगर पॉइंट प्रेस हो गया, एंकर को हम एक्टिवेट कर दिए, तो वो हमारा प्राइमरी इमोशंस है। गुस्सा आना प्राइमरी इमोशंस है। उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज होता है वो सेकेंडरी इमोशंस के कैटेगरी में यहाँ पे दिखाया गया है। तो सेकेंडरी इमोशन इज नथिंग बट द रिएक्शन टू द प्रीवियस और प्राइमरी इमोशंस, ऐसा किताब में
समझाया गया है। इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से हम समझेंगे। एग्जाम्पल क्या कहता है, राजेश येल्ड at his sister because she did something that made him feel angry. His feeling of anger came on very quickly, but a little later he felt guilty about getting so angry with her. Anger was his primary emotion and guilt was his secondary emotion. तो होता है ना, कई बार हम किसी को गुस्से में डांट दिया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद अचानक ये भी फीलिंग आता है एंगर गिल्ट वाला, कि ऐसा क्यों किया मैंने। तो ऑथर ने यहाँ समझाया है कि वो एंगर आपका प्राइमरी इमोशंस था और जो आपने गिल्ट फील किया आफ्टर सम टाइम वो आपका सेकेंडरी इमोशंस है। अच्छा, ये यहीं पे नहीं रुकता, इसके ना बहुत सारे चेन रिएक्शंस भी हैं। चेन रिएक्शंस ये क्या होता है कि जैसे इसको सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, शीला बिकेम एंग्जियस व्हेन शी वाज आस्क्ड टू मेक ए फ्यूचर प्रेजेंटेशन एट वर्क। ये देखिए बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, ये हर ऑफिसेज में जो लोग काम करते होंगे उससे रिलेटेड है, तो ये बहुत कॉमन है। तो ये क्या कहता है, शीला बिकेम एंग्जियस व्हेन शी वाज आस्क्ड टू मेक ए फ्यूचर प्रेजेंटेशन एट द वर्क। As the day drew closer, she became depressed as she thought about how anxious she was getting, and then she started to feel worthless that she could not make a simple presentation. ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि उनको एक ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना होता है और उसको लेकर के वो काफी चिंतित होते हैं, और जैसे ही प्रेजेंटेशन का दिन जब नजदीक आता है तो वो फिर उदास हो जाते हैं, चिंतित होने लग जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर आगे कहता है, एंड देन शी स्टार्टेड टू फील वर्थलेस दैट शी कुड नॉट मेक ए सिंपल प्रेजेंटेशन। ऐसा फीलिंग भी आने लगता है, अरे मैं तो किसी काम का ही नहीं हूं, मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना के नहीं दे पाया ऑफिस में। तो ये एक वर्थलेसनेस का एक फीलिंग आने लगता है। देन द डे आफ्टर द प्रेजेंटेशन शी स्टार्टेड टू फील गिल्ट। You can see how a person's emotion can get very complicated very quickly. Anxiety was Sheila's primary emotions, and depression, worthlessness, and guilt all her secondary emotion in response to her anxiety. तो जैसा मैंने कहा कि इसके चेन रिएक्शंस होते हैं, आपके प्राइमरी इमोशंस के ना कई सारे चेन रिएक्शंस होते हैं, वो सारे सेकेंडरी इमोशंस का पार्ट होता है। So it's possible that your primary emotional reaction to a situation can set off a limitless chain reaction of distressing secondary emotion that cause you much more pain than your original emotion does. यानी कि जो सेकेंडरी इमोशंस हैं आपके, वो और भी ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता है और परेशान कर सकता है और आपको डिस्ट्रेस में लेके जा सकता है। फिर बुक ये कहता है, फॉर दिस रीजन इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू आइडेंटिफाई व्हाट वाज योर प्राइमरी इमोशन। देखिए, जब कोई सिचुएशन हमारे लाइफ में होता है, हम वहीं पे रुक करके थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें ना, जो कि हम सीबीटी में सीखते हैं पॉज देना, तो हम फर्दर डैमेज करने से बच जाते हैं, तो ये इमोशन रेगुलेशन स्किल हमें यही सिखाता है कि आप अपना फर्दर डैमेज करने से अपने आप को बचाएं। उसके लिए कहता है आप प्राइमरी इमोशंस को ही आप आइडेंटिफाई करिए। So this is where emotion regulation skill can be helpful. Emotion regulation skill are an important part of dialectical behavior therapy because they will help you cope with your distressing primary and secondary feeling in a new and healthier way. देखिए, हम सब लोग अपने इमोशंस को किसी ना किसी तरीके से हैंडल कर लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव तरीका हमने अपना लिया हो, हेल्दियर तरीका अपना लिया हो, या बुरा तरीका अपना लिया हो। हम लोगों ने अपने इमोशंस को हैंडल किया हुआ है, उसका एक्सपीरियंस हम सबके पास है। पॉसिबल है कि हम अपने उस इमोशंस को सही तरीके से हैंडल नहीं किया हो। अगर सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो उसका चेन रिएक्शंस होगा, वो हमको फिर फर्दर डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन में ले जाएगा। वो अंदर उतर दो, बोल हेड मार क्लास चालू था इसे। तो
डीबीटी हमें यही सिखाता है कि अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करेंगे। ये दो एग्जाम्पल्स हमने देखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमें ये जानना जरूरी है, इस बुक में ये भी समझाया गया है कि इमोशंस काम कैसे करता है। इमोशंस के बारे में ऑथर कहते हैं, इमोशंस आर इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल इन योर बॉडी दैट अलर्ट यू टू व्हाट इज हैपनिंग। ये एक इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि बोला जाता है ना कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जब कोई डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन होता है, तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से दो निगेटिव हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको कि हम कोर्टिसोल और एड्रेनलिन के नाम से जानते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? स्ट्रेस केमिकल्स होते हैं। तो ऑथर कहते हैं इमोशंस आर नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स इन योर बॉडी दैट अलर्ट यू टू व्हाट इज हैपनिंग। ये आपको अलर्ट करेगा, अलर्ट कर देगा कि आपके सराउंडिंग में और आपके साथ क्या हो रहा है। These signals often begin with your sense of sight, touch, hearing, smell and taste. क्योंकि हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ये पांचों सेंस से ही होती है हमारे ब्रेन में। तो ये सिग्नल हमें कहाँ से मिलती है? हमारी ये 5 सेंसेस से हमारे सिग्नल्स हमारे ब्रेन में जाती है और फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। Then the signal travel to your brain where they are processed in an area called the limbic system. लिम्बिक सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है ब्रेन के अंदर, जिसको कि इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है। इस लिम्बिक सिस्टम को ना इमोशनल ब्रेन भी बोला जाता है। तो हमारे भावनाओं को कौन प्रोसेस करता है? ये हमारे भावनाओं को प्रोसेस करने वाला एक सिस्टम है, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम है ना, जैसे हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, ठीक उसी तरीके से लिम्बिक सिस्टम भी है जो हमारे भावनाओं को कंट्रोल करता है। So in that area called limbic system, which specializes in observing and processing emotions so that you can respond to emotional situation. The limbic system is also connected to the rest of your brain and body so that it can tell your body what to do in response to an emotional situation. यानी जब भी कोई इमोशनल सिचुएशन आएगा तो लिम्बिक सिस्टम जो कि हमारे पूरे बॉडी से कनेक्टेड होता है, हमारे नर्वस सिस्टम के साथ साथ जितने भी नर्व्स होते हैं उन सब से कनेक्टेड रहता है, और ये हमारे बॉडी को सिग्नल भेजता है एज टू व्हाट आपका क्या रिस्पॉन्स होगा उस इमोशनल सिचुएशन में। सो इमोशंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मेनी रीजन, स्पेशली फॉर सर्वाइवल। इमोशंस, लोग कहते हैं ना कि इमोशंस हो जाता है, वो आदमी इमोशनल हो जाता है। इमोशनल क्यों हो जाता है? क्योंकि इमोशन हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। कितने लोग मानते हैं कि इमोशंस जरूरी है या नहीं है? इमोशंस बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है, जब निगेटिव होता है तब वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बट ये आपके लिए पॉजिटिव है या फिर आपके लिए और भी कई काम करता है, सिर्फ निगेटिव पॉजिटिव नहीं है। वो क्या काम करता है? इमोशंस आर सिग्नल दैट हेल्प यू टू डू द फॉलोइंग थिंग्स। ये कुछ चीजें बताई गई हैं इस किताब में, वो क्या क्या करता है इमोशंस। एक तो करता है कि सरवाइव, फाइट और फ्लाइट। इसके बारे में हमने बहुत सुना है। अगर हमारे सामने अभी कोई लॉयन, शेर आ गया, टाइगर आ गया, तो एकदम से हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो इनबिल्ट सिस्टम है, वो आपको फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट मोड में लेके आ जाएगा। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। और उस टाइम या तो आप फाइट करेंगे या फ्लाइट हो जाएंगे। तो ये कब होता है? जब वो सिचुएशन ऐसा आता है, इमोशनल सिचुएशन आएगा, तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेगा। तो ये भी एक इमोशंस का फायदा होता है। दूसरा कहता है रिमेंबर पीपल एंड सिचुएशन। इमोशन क्या करता है? आप लोगों को और परिस्थिति को याद रख सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं चलते फिरते मार्केट में आपको कोई ऐसा इंसान दिख गया जो कि आपका नोन हो, और आपकी तरफ देख करके उसने स्माइल किया, बदले में आपने भी स्माइल किया, तो यानी एक इमोशंस यहाँ पे क्रिएट हुआ, और उस इमोशंस के वजह से आप उस इंसान को पहचान पाए। तीसरा जो फायदा होता है वो कहता है कोप विथ सिचुएशन इन योर डेली लाइफ। इमोशंस आपके डेली लाइफ में सिचुएशन ऐसा आएगा जिससे कि आप फाइट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके एग्जामिनेशन है, जॉब इंटरव्यू है,
तो आपको एक इमोशन आएगा कि मुझे इसको फेस करना है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, आप अपने डेली लाइफ में इन सब चीज़ों को करते भी होंगे। कम्युनिकेट विथ अदर्स, इमोशनल डिसीजंस, इमोशंस जब आपके पास होते हैं तो आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अवॉइड पेन, सीक प्लेजर, ये सारे इमोशंस के फायदे हैं, सिग्नल्स हैं। नाउ व्हाट आर इमोशन रेगुलेशन स्किल्स? इस बुक में 9 इमोशन रेगुलेशन स्किल्स के बारे में बताए गए हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया हुआ है, इमोशन रेगुलेशन स्किल विल हेल्प यू कोप with your reactions to your primary and secondary emotion in new and more effective way। हमने अब तक जो भी स्ट्रेटेजी यूज किए हैं इमोशंस को हैंडल करने के लिए, हो सकता है कि वो उतना पावरफुल ना हो, उतना इफेक्टिव ना हो, बट डीबीटी में जो एक्सरसाइज बताई गई हैं उसमें आप अपने आप को इस एक्सरसाइज को अप्लाई करके बहुत पावरफुल तरीके से अपने इमोशंस को हैंडल कर पाएंगे। सो in dialectical behavior therapy, there are 9 emotion regulation skills that will help you gain control of your emotion and the behavior associated with them. These are as follows. Number 1 क्या कहता है? Recognizing your emotions। जैसे ही आपके पास लाइफ सिचुएशन आता है तो यू ट्राई एंड आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज करें अपने इमोशंस को, ठीक है? अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि मुझे गुस्सा आया, एक्सेप्ट करना है इसे। फिर क्या कहते हैं, सेकंड जो स्किल है, ओवरकमिंग द बैरियर टू हेल्दी इमोशन। ये सारे जो एक्सरसाइज हैं इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, आज तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 2-1 करने का। तीसरा कहता है रिड्यूसिंग योर फिजिकल वल्नरेबिलिटी। चौथा, reducing your cognitive vulnerability, increasing your positive emotions, being mindful of your emotion without judgment, emotion exposure, doing the opposite of your emotional urges। ये 9 स्किल्स हैं, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। आज मैं बात करूंगा जो फर्स्ट जो आपका वो है ना, हाउ टू रिकॉग्नाइज द इमोशन। हम कैसे पता करें कि कौन सा इमोशन था, क्योंकि इतना फास्ट सब कुछ होता है। मैंने एक बार बताया था ना, इमोशंस दे आर नथिंग बट द एनर्जी इन मोशन। वो इतना फास्ट होता है, उतना पावरफुल होता है कि आपको सोचने समझने का मौका नहीं देगा, आपका एक्शन हो जाएगा। इसीलिए ये कहता है कि पॉज देन रिकॉग्नाइज योर इमोशंस। अगर आप अपने बिहेवियर से, अपने पुराने बिहेवियर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे अपने इमोशंस को। किसी भी इमोशनल सिचुएशन में अगर आपका बिहेवियर खराब रहा है तो आप अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करें। कैसे करें, एक एग्जांपल लेते हैं जो कि बुक में भी दिया हुआ है। वन इवनिंग शीला केम होम फ्रॉम वर्क एंड फाउंड हर हस्बैंड ड्रंक ऑन द सोफा अगेन। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। He refused to go to psychotherapy and he did not consider himself an alcoholic. So he would not go to a meeting to Alcoholic Anonymous। क्या है कि शीला अपने काम से घर पे आती हैं और वो अपने हस्बैंड को देखती हैं कि सोफा पर वो ड्रिंक करके लेटे हुए हैं। ये देख करके उनका जाहिर है कि जो होता है वो हुआ, जो सबके साथ होता है वही शीला के साथ हुआ। शीला immediately felt angry, so she started screaming at her husband, calling him a worthless drunk, but he just lay there without arguing or moving. She wanted to hit him but she did not। ऐसा होता है ना, बहुत गुस्से में हमें बहुत कुछ कर जाने का मन करता है, यहाँ तक कि किसी को मारने तक का मन कर जाता है, बट कई बार हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिलेशन ऐसा होता है। हम अपने बच्चे को नहीं मार सकते, हस्बैंड को नहीं मार सकते, वाइफ को नहीं मार सकते, बट इमोशन का अराउजल इतना फास्ट होता है कि कुछ कर जाने का मन करता है। तो यही केस यहाँ भी दिखाया गया है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स शीला स्टार्टेड टू फील होपलेस एंड अशेम्ड टू। She had tried everything to help her husband but nothing seemed to work. She did not feel like she could stay in her marriage any longer, but she, देखिए कितना सारा इमोशनल रिएक्शंस है, चेन रिएक्शंस हैं। एंगर हुआ, बट उसके बाद देखिए कितना वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, अशेम्ड,
ये सारा चेन रिएक्शन शीला के साथ हो रहा है. She did not feel like that she could stay in her marriage. Even यहाँ तक हो रहा है कि she is not enjoying the marriage. She wanted to get out of marriage. ऐसा feeling भी आ रहा है. Then what happened? Sheila went to bathroom and locked herself in. She thought about killing herself. देखो killing तक चला जाता है बात. कितना सारा chain reactions हो रहे हैं emotions के, primary emotions के. But instead she took out a razor and started cutting herself on her leg just enough to make herself bleed. कई बार होता है ना, लोगों को सुसाइड करने का अटेम्प्ट आता है, टेम्पटेशन आता है, बट वो करते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा को ऐसा कर जाएंगे ताकि सेल्फ हार्म हो जाए. इसी को कहते हैं बायपोलर, सॉरी जो डीबीटी में सबसे पावरफुल होता है, इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी. कभी मन करेगा कि आत्महत्या कर लें, कभी मन करेगा कि सब चीज ठीक ठाक है तो बहुत अच्छा लगेगा, बट अल्टीमेटली क्या करते हैं हम, कुछ ना कुछ हार्म कर जाते हैं, अपने आप को हार्म पहुंचा देते हैं. ये कब होता है? जब इमोशंस बहुत ज्यादा आने लगता है. इमोशंस का रिएक्शन, चेन रिएक्शन बहुत अल्टीमेट लेवल तक जब चला जाता है. So that night she forgot to set her alarm because she was too upset. So she missed the first few hours of work and got reprimanded by her manager. तो क्या हुआ कि वो फिर ऑफिस में समय पर अगले दिन नहीं पहुंच पाई और उसकी वजह से उनको अपने बॉस से गुस्सा आना पड़ा. तो ये तो हमारे पास एक लाइफ का सिचुएशन है, एक एग्जाम्पल के तहत हमने समझाया है. अब हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करें, इसको स्टेप्स को समझते हैं. बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि स्टेप्स को बहुत अच्छे से समझाया गया है बुक में. वो क्या कहता है? शीला स्टोरी इज कॉमन फॉर मेनी पीपल, ऑफ कोर्स कॉमन फॉर मेनी पीपल. यूजिंग दिस स्टोरी, लेट अस फॉलो द 6 स्टेप प्रोसेस दैट विल हेल्प यू रिकॉग्नाइज योर इमोशंस. 6 स्टेप्स के बारे में बताया गया है जो कि आपको हेल्प करेगा अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करने में. तो व्हाट हैपेंड, फर्स्ट पहले देखिए व्हाट हैपेंड. अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्राइब द सिचुएशन दैट लेड टू योर इमोशन. फर्स्ट जब आप व्हाट हैपेंड जब आपके मन में आएगा ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा टू डिस्क्राइब द सिचुएशन दैट लेड योर इमोशन. तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में? शीला केम होम एंड वंस अगेन फाइंड हर हस्बैंड ड्रंक. ही रिफ्यूजेज टू गेट हेल्प और टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम. तो क्या हुआ होगा, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं. शीला घर आती हैं, आते के साथ देखती हैं उनके हस्बैंड शराब पिए हुए हैं और उनको डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. ठीक है. सेकंड स्टेप, why do you think that situation happened? First one is what happened. Second one, why do you think that situation happened? So second step will give you the opportunity for you to identify the potential causes of your situation. यानी कि उस सिचुएशन में हम आए उसका क्या कारण रहा होगा. तो सेकंड क्या कहता है? हियर शीला बिलीव्स दैट हर हस्बैंड इज एन अल्कोहलिक हु हेट्स हर. ओके हु हेट्स हर एंड रिग्रेट मैरिंग हर इन द फर्स्ट प्लेस. सो शी हैज जस्ट गिवन अप टू हिज लाइफ टू हर्ट हर. तो क्या था? व्हाई डू यू थिंक दैट सिचुएशन हैपेंड? क्योंकि उनके दिमाग में ये सब चीजें आने लगा कि उनके हस्बैंड शराब पीते हैं, वो उनको नफरत करते हैं और फिर अपनी शादी पर उनको रिग्रेट फील होने लगता है. ठीक है. सेकंड है. नाउ थर्ड से हाउ डिड द सिचुएशन मेक यू फील बोथ इमोशनली एंड फिजिकली. ये सिचुएशन देख करके आपके पास फीलिंग क्या है? इसमें क्या होगा? ट्राई टू आइडेंटिफाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमोशन इफ यू कैन. इस थर्ड स्टेप में आपने अपने प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है. तो कैसे करेंगे? शीला's प्राइमरी इमोशन इज एंगर. सिचुएशन को देखते गुस्सा आया, दैट वाज द प्राइमरी इमोशन. एंड देन शी फील द सेकेंडरी इमोशन ऑफ होपलेसनेस एंड शेम. सेकेंडरी इमोशन जो कि चेन रिएक्शन है, वो क्या कहता है? आपके अंदर एक होपलेसनेस आ गया कि भाई अब तो मेरा लाइफ एकदम बर्बाद हो गया, मैं इनके साथ अपना लाइफ
कंटिन्यू नहीं कर सकती, बहुत तरीके का मुझे शेम भी फील होने लगा। And physically she noticed that all the muscles in her face and arms become very tense. जब गुस्सा आता है तो हमारा सब मसल्स कितना ज्यादा टेंस हो जाता है, कितना ज्यादा टेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से जो कोर्टिसोल नाम का जो हार्मोन आता है वो हमें स्ट्रेस में लेके आता है, हमें फाइट और फ्लाइट में लेके आ जाता है। हम या तो उस टाइम फाइट करना चाहते हैं या भाग जाना चाहते हैं। इसीलिए शीला ने क्या किया, अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया। So physically she noticed that the muscle on her face and arms become very tense and she feel sick to her stomach. ये भी होता है, जब आप गुस्सा में होंगे आपका पॉसिबल है कि आपका डाइजेशन गड़बड़ हो जाए। Now the fourth step, what is it says, what did you want to do as a result of how you felt? What did you want to do as a result of how you felt? This question is very important because it identify your urges. मतलब सिचुएशन को देख के मेरा क्या एक्शन करने का मन कर रहा है, क्या अर्ज आ रहा है मेरे अंदर। आप समझ रहे हैं ना सब? होता है ना, सिचुएशन देखा, देख करके इमोशन आया, अब मेरे एक अंदर अर्ज आ रहा है। एक्शन के पहले एक स्टेप होता है अर्ज, कि मेरे को ये करने का मन कर रहा है। जैसे किसी से झगड़ा हो गया, मुझे मन करता है उसको मार दूं, तो ये अर्ज है, और उसके बाद हम जाके मार देते हैं। तो इसमें क्या कहता है, शीला हैड द अर्ज टू डू टू थिंग्स दैट वुड हैव वेरी डेंजरस एंड डेडली। शीला के केस में दोनों डेंजरस और डेडली है ना, हिट हर हस्बैंड एंड किल हरसेल्फ टू एंड हर पेन। उनके मन में आए, एक तो अपने हस्बैंड को मार दें और दूसरा अपने आप को मार लें। ये दोनों कितना डेंजरस और डेडली है। So thankfully she did not do either one, which later gave her hope that she could control other urges as well. Now, पांचवा क्या कहता है, what did you do and say? Fifth step to identify your emotions. What did you do and say? This is where you identify what you actually did as a result of emotion. ये पांचवा स्टेप आपको बताएगा कि आपने क्या किया, आपका एक्शन क्या था। तो शीला का एक्शन क्या था? शी लॉक्ड हरसेल्फ इन हर बाथरूम एंड begins to mutilate herself. Also, she yells at her husband and call him a worthless drunk. ठीक है ना, पांचवा स्टेप। नाउ छठा स्टेप क्या कहता है, हाउ डिड योर इमोशन एंड एक्शन अफेक्ट यू लेटर। आपने तो ये सारा कांड कर दिया, उस सिचुएशन में आपने उस तरीके का आपने रिस्पॉन्स दे दिया। उसके बाद जो आपका लास्ट जो स्टेप था, हाउ डिड योर इमोशन एंड एक्शन अफेक्ट्स यू लेटर, आपको कैसे, क्योंकि नुकसान कौन किसको हो रहा है, वो सारा एक्शन होगा, सारा इमोशंस आया, सारा अर्जेज आया, अल्टीमेटली उसका नुकसान किसको हुआ, मुझे हुआ, शीला को हुआ। तो शीला का एक्शन क्या था, शी ओवर स्लीप फॉर वर्क, रात भर उसने सोया नहीं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सिंस शी फॉरगेट टू सेट हर अलार्म, अलार्म उन्होंने लगाया नहीं। फिर वो ऑफिस में अपने बॉस के पास गई और वहां उनको डांट पड़ा और बदले में उनका जॉब रिस्क पे आ गया। तो नुकसान किसका है, उनके हस्बैंड का तो नहीं है, वो तो दारू पी करके, शराब पी करके आराम से लेटे हुए हैं। नुकसान हमारा हुआ। तो दैट इज व्हाई डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी इज एम्फेसाइजिंग, ये जोर देता है कि आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखिए। कैसे सीखेंगे रेगुलेट करना, जब आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, जब आप ब्रेक इट डाउन करेंगे, चंक इट डाउन करेंगे कि भाई मेरे साथ लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो क्या क्या हुआ होगा। देखिए अल्टीमेटली ये सारा खेल अवेयरनेस का है, आपको अवेयर होना पड़ेगा। इफ यू वांट ए ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, यू मस्ट बी अवेयर, यू मस्ट ऑब्जर्व, you must observe to see as to what is happening each moment, emotionally, physically. तो डीबीटी आपको अवेयर करेगा, डीबीटी आपको हेल्प करेगा अवेयरनेस।
क्रिएट करने में। इसके लिए एक्सरसाइजेज बुक में दी गई हैं और ऑथर चाहते हैं कि उस एक्सरसाइज को एग्जैक्टली उसी तरीके से हम करें। हम अपने किसी लाइफ का सिचुएशन ले लें और उस सिचुएशन को हम चंक डाउन करें और हम आइडेंटिफाई करें कि क्या हो रहा होगा। गुस्सा आया, क्यों गुस्सा आया, गुस्सा आने के बाद मैंने क्या किया, अर्जेस क्या आए, एक्शन क्या हुआ, उसके बाद वो सारा इवेंट मुझे कैसे प्रभावित किया, मुझे कैसे इम्पैक्ट किया, ये हम आइडेंटिफाई करें। तो आज के सेशन में हम यही जानेंगे। हम आगे आज कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि 8 बजे का और भी सेशन होते हैं, लोग बाग वहाँ जाएंगे। लेकिन आज हम एटलीस्ट इस सेशन में ये समझ गए कि इमोशंस को रेगुलेट करना कितना ज़रूरी है, इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, और रेगुलेट करने के जो तरीके हैं, जो 9 स्किल्स सिखाए गए हैं इस बुक में, उसके बारे में हम जानेंगे। एक ही सेशन में नहीं जानेंगे, मेरे ख्याल से 2-3 सेशन करके हम इस चीज़ को समझेंगे। दूसरा जो कहता है अपने बैरियर को कैसे ओवरकम करना है, क्या होता है ना सेकंड सेशन में, उसमें मैं 1 मिनट ज़रा शेयर कर लेता हूँ और ये मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं ये। सेकंड जो स्किल कहता है ओवरकमिंग द बैरियर ऑफ हेल्दी इमोशंस। क्या होता है ना कि इमोशन, एक्शन और बिहेवियर, इमोशन, एक्शन और बिहेवियर, ये तीनों इंटरलिंक होते हैं। कई बार हमारे इमोशंस को ना, हमारा इमोशन जिस तरीके का होगा, हमारा बिहेवियर और एक्शन यानी कि हमारा बिलीफ, थॉट, मतलब इमोशंस देन थॉट एंड बिहेवियर, ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं। हर सिचुएशन में ये तीनों साथ काम करता है। और आपका इमोशन या तो आपको आपके थॉट को इम्पैक्ट करेगा, और जब थॉट इम्पैक्टेड होगा तो आपका बिहेवियर इम्पैक्टेड होगा। तो जो सेकंड स्किल है, सेकंड स्किल में यही बताया गया कि आप अपने इमोशंस को देखिए, ऑब्जर्व करिए, फिर आपका जो उससे रिलेटेड जो आपका एक्शंस है, जो आपके थॉट्स आ रहे हैं, उन सब पे ध्यान दीजिए। तो ये हम डिटेल अगले सेशन में देखेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही है, और हम कुछ कहना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे तो आप लोग बोल सकते हैं। हमारे पास 1 मिनट का समय है। नेक्स्ट सेशन का आप बता दें भाई जी। ओम शांति। कल कितने बजे आप ले पाएंगे? मैं प्लान करता हूँ दीदी, प्लान करके ना मैं बताऊंगा।